हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो थंबनेल आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या स्टेनो का एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, सभी एग्जाम्स के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले जितने भी OWS हैं उनको मैं इस क्लास के अंदर आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ये 3 या 4 पार्ट्स के अंदर क्लास रहेगी। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट OWS मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, अगर आप ये 200 वन वर्ड्स कर जाते हो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड वन वर्ड्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से याद कर जाते हो तो आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे CHSL का एग्जाम कुछ ही दिन में होने वाला है ना, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना भाई, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से बहुत सारे वर्ड्स जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएं। ठीक है, या फिर आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, कोई सा भी एग्जाम आपका होने वाला है, तो ये क्लासेस जो हैं, चारों जो पार्ट्स हैं, तीनों जो पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हो 3 या 4, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं इसी तरीके से आपको जो टॉप मोस्ट इडियम्स के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इडियम्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा इसी तरीके से 3-4 पार्ट्स में, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश बाय रोशन सर नाम है टेलीग्राम का, आप डायरेक्ट जाके सर्च भी कर सकते हो या फिर सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस क्लास की पूरी पीडीएफ क्लास के बाद जब आप ये क्लास देख रहे हो, यानी कि अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, और उसी टाइम पे पीडीएफ जो है वो भी अपलोड हो चुकी है, तो जाइए और फटाफट से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं आप। और जितनी भी चीज़ें मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको लिखवाने वाला हूँ, वो चीज़ें आपको साथ साथ में नोट करनी है। अगर नोट नहीं भी करते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन कॉपी पेन लेके कम से कम बैठना, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं बता दूं ऐसी चीज़ जो नोट करना पड़े, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं लिखूंगा वो सारा तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, क्लास नोट्स आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे जो मैंने आपको बताया। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करें क्लास को। देखो पहला वर्ड क्या है आज का, पहला जो वन वर्ड है वो क्या है? अ पर्सन हु सिक्स। सबसे पहले देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, फाइलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं इसको। क्या मीनिंग है इसका? अ पर्सन हु सीक्स टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, दूसरों का वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? भलाई। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई को प्रमोट करे। ठीक है, स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी टू चैरिटेबल कॉजेज। चैरिटेबल का मतलब दान पुण्य संबंधित कारण, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, डोनेट करे। डोनेट का मतलब क्या है? दान करना। डोनेट का मतलब क्या है? दान करना। एक ऐसा व्यक्ति जो दान पुण्य का काम करे और समाज में भलाई का काम करे, भलाई को आगे बढ़ाए, है ना। ऐसे लोग बहुत सारे हमारे समाज में होते हैं। और सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम्पल मुझे नजर आता है, जिनका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, वो है श्री रतन टाटा। आप अच्छे से जानते हो कि कितने बड़े फाइलेंथ्रोपिस्ट हैं, कितने बड़े परोपकारी इंसान हैं ये। ठीक है, हमेशा दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, श्री रतन टाटा इज अ वेल नोन फाइलेंथ्रोपिस्ट। एक जाने माने क्या है? परोपकारी हैं। ही हैज डोनेटेड बिलियंस ऑफ रुपीज टू इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ, रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी को घटाने के लिए, ग्लोबल हेल्थ को सुधारने के लिए। ठीक है, एंड एक्सपेंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और हमारे देश के अंदर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड यानी कि बढ़ाने के लिए भी इन्होंने काफी प्रयास किए हैं और काफी दान इन्होंने दिया है। और इनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आप जानते हो तो चैरिटी में जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं? फाइलेंथ्रोपिस्ट। अब ये वर्ड बना कैसे है, आप इसको याद कैसे करोगे? मेन तो ये है। ठीक है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे चीजें। ठीक है भाई, देखो फाइल का मतलब क्या होता है? एक एक मतलब आपने रूट वर्ड पढ़े होंगे। ठीक है, हर वर्ड का एक रूट होता है जिससे उस वर्ड की उत्पत्ति होती है। तो फाइल का मतलब होता है टू लव। फाइल का मतलब क्या होता है? टू लव। ठीक है, फाइल का मतलब क्या होता है? टू लव। आगे देखिए, और एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। ठीक है, फाइल का मतलब टू लव, एंथ्रोपोस का मतलब ह्यूमन। एंथ्रोपोस का मतलब ह्यूमन। और जहां पर भी आईएसटी, ये आईएसटी जो है ना, ये क्या है? सफिक्स है। सफिक्स का मतलब किसी वर्ड के एंड में आता है। ये आईएसटी जो है किसी वर्ड के एंड में आता है, और ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है किसी पर्सन को। किसको इंडिकेट करता है? किसी पर्सन को। मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईएसटी लग रहा है मतलब पर्सन को इंडिकेट करता है। जैसे इकोनॉमिस्ट, फिजिसिस्ट,
समझ में आ रहा है? बायोलॉजिस्ट, तो आईएसटी जहां पर भी लग रहा है लास्ट में, मतलब किसी पर्सन की ओर इंडिकेट किया जा रहा है। तो देखो कैसे बना ये। फाइल का मतलब क्या होता है? टू लव। एंथ्रोपोस का मतलब मानव, और इस्ट का मतलब व्यक्ति, यानी कि मानवों से, देखो एंथ्रोपोस मानवों से प्रेम करने वाला व्यक्ति, मानवों से प्रेम करने वाला व्यक्ति, उनका भला चाहने वाला व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? फाइलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फाइलेंथ्रोपिस्ट। ऑल क्लियर? समझ में आया भाई? हाँ कि ना? तो ऐसे हर वर्ड का मैं आपको ट्रिक बताता चलूंगा, निमोनिक बताता चलूंगा, जो वर्ड रूट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आपको साथ साथ में याद हो जाए, क्योंकि क्लास को देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास आपको याद होनी चाहिए। इस क्लास को देखने के बाद में ये वन वर्ड आपके दिमाग में ऐसे छप जाएं कि आपको दोबारा किसी किताब को उठाकर इनको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है भाई? मतलब एक ही बार में आपको याद हो जाए, ताकि आप इसको सीधा पढ़ के जाओ, एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरीके से फटाफट से उसका आंसर दे सको। आ जाओ, अगला वर्ड क्या है भाई? अगला वर्ड है एपिटैफ। क्या है अगला वर्ड? एपिटैफ। एपिटैफ का क्या मतलब होता है? पिक्चर्स की मदद से भी समझने की कोशिश करना। आपको दिखाई दे रहा क्या है ये किसी की कब्र है। क्या है? किसी की कब्र। ठीक है। अ ब्रीफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? लेख। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? लेख। अ ब्रीफ इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम्बस्टोन। टूम का मतलब क्या होता है? मकबरा। आप कभी गए होगे, जैसे हुमायूं का मकबरा गए होगे या लाल किला गए होगे, तो वहां पर आपने देखे होंगे बहुत सारे अलग अलग क्या है, इस तरीके से आपको मिलेंगे लगे हुए। ठीक है, जो बेसिकली किसी ना किसी की क्या है, किसी न किसी की समाधि टाइप कह सकते हो, या किसी न किसी का क्या बोल सकते हो? टूम है। क्या है? टूम का मतलब मकबरा। टूम का मतलब क्या होता है? मकबरा। तो ऐसे जब किसी के डेथ पे इस तरीके से जब बना दिया जाता है, ठीक है, और वहां पर कुछ लिख दिया जाता है उसके बारे में कि उस इंसान का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, या फिर प्यार से 2-4 शब्द और लिखे जाते हैं, ठीक है, उसकी कब्र पे, उसकी कब्र पे, उसकी कब्र पे लिखा जाता है। ठीक है, या फिर टूम पे। टूम का मतलब क्या होता है? मकबरा। टूम का मतलब क्या होता है? मकबरा। किसी व्यक्ति के मकबरे पर या उसकी कब्र पर इस तरीके से जो लेख लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। ऑल क्लियर भाई? समझ में आ रहा है? देखो, अ ब्रीफ इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम्बस्टोन और मॉन्यूमेंट, किसी इमारत पर या किसी मकबरे पर। टूम्बस्टोन का मतलब क्या हो गया? वही मकबरा। ठीक है। कोमेमोरेटिंग। कोमेमोरेट का मतलब क्या होता है? याद करना या श्रद्धांजलि देना। याद करना या फिर क्या करना? श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि देना। ठीक है, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। कोमेमोरेटिंग द पर्सन बेरिड। बेरिड का मतलब क्या होता है? दफन। बेरिड का मतलब क्या होता है? दफन। बेरिड देयर मतलब जिस व्यक्ति को वहां पर दफन किया गया है उसको याद करते हुए या उसको श्रद्धांजलि देते हुए उसकी याद में उसके टूम्बस्टोन यानी कि उसके मकबरे पर क्या करना? कुछ लिख देना। तो वो जो लेख होता है, वो जो लिखा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। समझ में आया भाई? कैसे याद रखोगे? इस तरीके से, यहां से एक वर्ड उठा लो, ट्रिक उठा लो, पिता। ठीक है, पिता। पिता मतलब अगर किसी के पिता, इस तरीके से आप कर सकते हो, किसी के पिता अगर एक्सपायर हो गए तो अपने पिता की याद में, अपने पिता के प्रेम में, वो पिता की याद में यहाँ पर लिख रहा है कि आपका बिलव्ड बेटा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ मकबरे के ऊपर, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ये याद रखने की इसकी क्या है? ट्रिक है। ठीक है। बिलव्ड मदर, वाइफ एंड फ्रेंड, ये देखो लेख है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हर लव एंड काइंडनेस विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, मतलब उनका प्यार और उनका जो काइंडनेस है, जो उनकी उदारता है, उसको जिंदगी भर याद रखा जाएगा। मतलब जब तक जीवित हैं हम लोग तब तक उनको हम याद रखेंगे। तो इसको बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं? एपिटैफ। ठीक है। अब क्योंकि हम थोड़ा सा मरने मराने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप एक बताओ, ऑबिचुरी का क्या मतलब है? ऑबिचुरी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑबिचुरी? अभी आप कमेंट बॉक्स ओपन करो, ठीक है, और वहां पर सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे ऑबिचुरी की मीनिंग बताओ कि ऑबिचुरी की क्या मीनिंग है। ठीक है भाई, बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को इसकी मीनिंग पता है। ऑबिचुरी मैंने बता दिया, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं मरने से है ना, डेथ से, इन सब चीजों से इसका मतलब भी है, संबंध है मतलब इसका ऑबिचुरी का। तो अगर आप पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो मुझे ऑबिचुरी का मतलब कमेंट में बताओ। ऑब्सोलिट। ऑब्सोलिट का क्या मतलब होता है? ऑब्सोलिट का मतलब देखो क्या होता है, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, मतलब जिसका यूज अब नहीं किया जाता, या फिर कह सकते हो जिसका इस्तेमाल क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। हैज फॉलन आउट ऑफ फैशन, जो फैशन से बाहर हो चुका है, अब उसको लोग यूज नहीं करते। और हैज बिन रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यूअर एंड मोर एफिशिएंट, या फिर उसको बदला जा चुका है किसी नई चीज से, या फिर किसी ऐसी चीज से जो ज्यादा क्या है, उससे एफिशिएंट है, जो उससे ज्यादा क्या है? एफिशिएंट है। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में जो हल हुआ करते थे वो अलग तरह के हुआ करते थे, लकड़ी से बने हुए, लकड़ी से बने हल हुआ करते थे जिनसे खेत को जोता जाया करता था। लेकिन आज के ज़माने में आप देखोगे तो नए आधुनिक ज़माने के जो हल हैं, ठीक है, लोहे के या फिर स्टील के, जिसके भी बनते हैं, आधुनिक ज़माने के, जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं
और नए हैं, तो उस वाले जो हल का इस्तेमाल है वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो हल है वो क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट। या फिर ये जो टाइपराइटर है, वो जो खट 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 की आवाज वाला होता था, आज आप देखो तो आपको बहुत ही कम जगह पे, मतलब इक्का दुक्का जगह पे आपको दिख जाए तो दिख जाए, वरना आजकल हर जगह पे क्या है, कंप्यूटर ही है टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो वो भी ऑब्सोलीट हो चुका है। ऐसे आप एक जमाने में अगर आप जानते हो तो वीसीडी प्लेयर आया करते थे, याद है आपको, या वीसीआर प्लेयर आया करते थे, वो बड़े बड़े बॉक्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी वीसीआर की कैसेट हुआ करती थी, उसको ऐसे डाल दिया करते थे। और या फिर कैसेट्स हुआ करते थे रील वाले, याद है, ऐसे पेन डाल के कैसेट्स में रील कभी बाहर आता था, उसको घुमा घुमा कर उसको वापस से ठीक किया करते थे। तो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, इनकी जगह नई चीजें आ चुकी हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्सोलीट। ये सारी चीजें क्या है, ऑब्सोलीट। आ रहा है समझ में, हाँ कि ना। याद कैसे रखोगे, देखो ऑब्सोलीट का साउंड किससे सिमिलर है, एब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का जो साउंड है किससे सिमिलर है, एब्सोल्यूट, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूर्ण या पूर्णता, या पूर्ण कह सकते हो, पूर्ण, ठीक है। यानी कि कोई चीज पूर्ण हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है, अब उसका इस्तेमाल क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। आया समझ में, हाँ कि ना। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, देखो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको याद हो जाए, ठीक है। ऑब्सोलेट, ठीक है, जैसे कि जैसे ऑब का मतलब क्या हो गया, ऑब का मतलब मान के चलो मैंने बोला कि अब, ऑब का मतलब क्या हो गया, अब, ठीक है। सो मतलब बहुत, और लेट को मैंने क्या पढ़ दिया, लेट। अब सो लेट यानी कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब सो लेट। अब सो लेट यानी कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है। तो अब बहुत देर हो चुकी है मतलब अब वो काम बंद हो चुका है, या अब वो काम खत्म हो चुका है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई अब बहुत लेट हो चुका है। अब सो लेट, अब सो लेट, अब बहुत लेट हो चुका है, मतलब वो काम अब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, मतलब उसका यूज अब बंद हो चुका है। तो ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। VCRs यानी कि वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर्स हैव बिकम ऑब्सोलेट, मतलब पूर्णतः बंद हो चुका है इस्तेमाल उनका, ड्यू टू द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डीवीडी एंड ब्लू रे प्लेयर्स, क्योंकि आजकल डीवीडी आ चुके हैं, ब्लू रे प्लेयर्स आ चुके हैं, एज वेल एज डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो इसकी वजह से जो VCRs हैं इनका इस्तेमाल जो है वो क्या हो चुका है, ऑब्सोलेट। क्या हो चुका है, ये ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है। अगले वर्ड पे आ जाओ, अगला क्या है, एलिजिबल। ये क्या लिखा हुआ, आप पढ़ के बता सकते हो मुझे, ये क्या लिखा हुआ है ना। तो एलिजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे पढ़ के समझा ना जा सके, जिसे पढ़ के समझा ना जा सके, ठीक है, जिसे पढ़ के समझा ना जा सके। याद कैसे करोगे आप इसको, अच्छा ये तो डेफिनेशन देख लो पहले। राइटिंग और टेक्स्ट मतलब कोई ऐसा लेख दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, या तो उसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, या तो उसको पढ़ना क्या है भैया, इम्पॉसिबल है टू रीड ड्यू टू पुअर हैंड राइटिंग, या तो पुअर हैंड राइटिंग है इसकी वजह से, या डैमेज हुआ पड़ा है पेपर पूरी तरीके से, और अनक्लियर प्रिंटिंग, या फिर प्रिंटिंग साफ नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है। या तो राइटिंग साफ नहीं है, जैसे डॉक्टर्स लोग लिख देते हैं मेडिसिन, ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ नहीं सकते, कौन सी दवाई लिखी है ना, ऐसे में बंदा मर जाएगा लेकिन दवाई का नाम नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कि कुछ भी कारण हो सकता है, तो राइटिंग खराब हो, या तो पेपर डैमेज हो, या जिस चीज पे पढ़ना है वो चीज डैमेज हो, या फिर अनक्लियर प्रिंट हो, तो किसी भी वजह से जब आप इसको पढ़ नहीं पाते है ना, तो ऐसे किसी लेख को, ऐसे किसी राइटिंग या टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, एलिजिबल। क्या बोलते हैं, एलिजिबल। कैसे याद रखोगे, याद करने का जो उसका निमोनिक है, ठीक है, जो जहां तक मुझे लगता है कि आप इसको याद कर सकते हो, देखो तमिल में एक वर्ड होता है इल्ले, जब आप किसी कुछ कुछ बोलते हो और उसको मना करना होता है तो वो क्या बोलता है, इल्ले। इल्ले का मतलब नहीं, तमिल में, है ना, तमिल में, तमिल या तेलुगु होता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, ठीक है। तमिल में इल्ले, इल्ले का मतलब क्या होता है, नहीं। इल्ले का मतलब क्या होता है, नहीं। तो यहां से अंडरस्टूड करना, इल्ले यानी कि कोई ऐसी चीज जो पढ़ने योग्य नहीं है, कोई ऐसी चीज जो पढ़ने योग्य नहीं है, एलिजिबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर्स हैंड राइटिंग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन वो सो एलिजिबल, यानी कि डॉक्टर की जो हैंड राइटिंग थी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, जो दवा लिखते हैं उसके ऊपर, दैट द फार्मासिस्ट हैड टू कॉल द क्लिनिक टू कंफर्म द मेडिकेशन डिटेल, कि मतलब फार्मासिस्ट को भी कॉल करना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब क्या लिख दिया आपने, ये कौन सी दवाई लिख दी जो हमें ही नहीं पता, ठीक है। तो उसको भी समझ में नहीं आया क्योंकि क्या था, वो एलिजिबल था, ठीक है। अच्छा एलिजिबल और एलिजिबल में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये एलिजिबल है, एक होता है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, जैसे तुम इस जॉब के लिए एलिजिबल हो यानी कि योग्य हो, समझ में आ रहा है। एलिजिबल अलग होता है और इन एलिजिबल अलग होता है। इन एलिजिबल का मतलब अयोग्य, यानी कि योग्य नहीं हो, योग्य नहीं हो। तो एलिजिबल और एलिजिबल दोनों क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। इनएविटेबल, आपने मूवी देखी होगी अगर, मार्वल की जो मूवी है ये, ठीक है, आपने देखा होगा
क्या बोलते हैं उसको, मूवी का नाम वो है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी, जबकि मैंने देखी है लेकिन अचानक से नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने देखी हो तो उसमें जो थैनोस है वो भाई साहब क्या बोलता है, आई एम इनएविटेबल, क्या बोलता है, आई एम इनएविटेबल, यानी कि मैं अनिवार्य हूं, मुझे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा आयरन मैन है वो क्या बोलता है, एंड आई एम आयरन मैन, बोलता है ना, हाँ कि ना, हाँ। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का डायलॉग है ये, इन्फिनिटी वॉर का, ठीक है। इन्फिनिटी वॉर का है या फिर उसका है, लास्ट वाले पार्ट का है, लास्ट वाले का है ये। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जिसको टाला ना जा सके, अनिवार्य, ठीक है, या फिर जिसे टाला ना जा सके। ट्रिक भी बाद में बताऊंगा, पहले डेफिनेशन। समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, कोई ऐसी चीज जिसका होना निश्चित है, एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते या आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, ना आप उसको अवॉइड यानी कि टाल सकते, ना आप उसको प्रिवेंट यानी कि रोक सकते, ठीक है। टालना, रोकना, आप उसको टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। कैसे याद रखोगे, याद कैसे रखोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान के चलो, कैसे याद रखोगे, मान के चलो, ठीक है। ये टेबल है भाई, क्या ये टेबल है, समझाता हूँ कैसे याद रखोगे, अभी याद हो जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नर्क की, किसकी बात कर रहे हैं, नर्क की। और ये क्या है, यमराज, ये क्या है, यमराज, ठीक है। अब चाहे ये टेबल हो चाहे ये टेबल हो, इन एवरी टेबल, इन एवरी टेबल, इन एवरी टेबल, देखो इन एवरी टेबल, इन एवरी टेबल, चाहे ये टेबल हो चाहे ये टेबल हो, यमराज का जो प्रकोप है वो सबके ऊपर गिरेगा। यमराज के प्रकोप को तुम टाल नहीं सकते, यमराज से जो प्रकोप मिलने वाला है उसको तुम रोक नहीं सकते, यानी कि तुम किसी भी टेबल पे हो, इस टेबल पे बैठे हो, इस टेबल पे बैठे हो, प्रकोप को टाला नहीं जा सकता। तो हम क्या बोलेंगे, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब अनिवार्य, यानी कि जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसका होना तय है, जिसका होना क्या है, तय है। समझ में आया, हाँ कि ना। आई होप आप इससे याद रख पाओगे, ठीक है। इन एवरी टेबल ऐसे याद रखो, इन एवरी टेबल, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, ठीक है। इन एवरी टेबल। एग्जाम्पल देखो, विद द स्टडी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो स्थिर रूप से एडवांसमेंट हो रहा है, इट इज इनएविटेबल, ये अनिवार्य है, ठीक है, दैट मैनी ट्रेडिशनल जॉब्स विल बी ऑटोमेटेड इन द फ्यूचर, की आज के जमाने में जो कई सारे ट्रेडिशनल जॉब्स हैं जिसको लोग हाथों से करते हैं, आने वाले टाइम पे सबका सब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड, यानी कि सबका सब मशीन से स्वचालित हो जाएगा, ठीक है। और ये अनिवार्य है, इसमें कोई चौंकने की या कोई बड़ी बात नहीं है। मैन पावर की आवश्यकता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ो। एवियरी, एविएशन का मतलब क्या होता है, उड़ान। एविएशन का मतलब क्या होता है, उड़ान, उड़ान से संबंधित है ना, उड़ान या उड़ान से संबंधित एविएशन। तो एविएशन से ही बना है एवियरी, एविएशन से ही बना है एवियरी, ठीक है। जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, एक ऐसा प्लेस जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एवियरी, क्या बोलते हैं, एवियरी। ये याद रख सकते हो एविएशन से, ठीक है, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। और उड़ने से कौन सा वर्ड है, एविएशन, उड़ने से कौन सा वर्ड है, एविएशन। तो जहां पक्षी को रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, एवियरी, क्या बोलते हैं, एवियरी। एक और वर्ड होता है एपियरी, वी की जगह पी आ जाता है, एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है, जहां पर बीज को रखते हैं, वेयर बीज आर केप्ट, वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर बीज यानी कि मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एपियरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में वर्ड है, एपियरी, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है। अब एवियरी एपियरी में कंफ्यूजन खत्म हो गई, क्योंकि एविएशन का मतलब उड़ान होता है, ठीक है। एन एवियरी इज अ लार्ज एंक्लोजर, एंक्लोजर का मतलब घेरा, इस तरीके का घेरा जो घेरा घेरा होता है चारों तरफ से, फॉर कीपिंग बर्ड्स इन कैप्टिविटी, ताकि बर्ड्स को बंधन में रखा जा सके, वो बाहर ना उड़ सके। इट अलाउज बर्ड्स टू फ्लाई रिलेटिवली फ्रीली विद इन इट, मतलब इसी के अंदर, ये जो एंक्लोजर है इसी के अंदर बर्ड जो फ्रीली उड़ सकते हैं। प्रोवाइडिंग अ हैबिटेट दैट इज क्लोजर टू देयर नेचुरल एनवायरमेंट देन अ ट्रेडिशनल केज, मतलब पिंजरा नहीं होता, मतलब उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसी के आसपास इस तरीके का एक एंक्लोजर बना होता है। घर का पिंजरा एक अलग हो गया, घर के पिंजरे को आप एवियरी नहीं कह सकते, उसे केज कहते हैं। घर में अगर आपके पिंजरा उसमें आपने 4-5 पक्षी रखे हैं, उसको आप एवियरी नहीं बोलोगे, उसको आप केज बोलोगे। एवियरी का एक फिक्स्ड मीनिंग होता है, एक डेफिनेट मीनिंग होता है कि भैया उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उससे मिलता जुलता हो, उनके आसपास हो, तो उसको बोलते हैं एवियरी, ठीक है। द जूज न्यू एवियरी हाउसेज अ वैरायटी ऑफ ट्रॉपिकल बर्ड्स, ठीक है, अलाउइंग विजिटर्स टू वॉक थ्रू एंड ऑब्जर्व द बर्ड्स इन अ लश नेचुरलिस्टिक सेटिंग, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला है कंटेम्प्ररी। अगला क्या है,
कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी तो आपको शायद पता होगा, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, एक ही साथ के, यानी कि एक ही दौर के, ठीक है। जैसे मैं और आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सब क्या है, कंटेम्प्रेरीज हैं, हम एक ही दौर के, एक ही जमाने के हैं, हाँ कि ना। मैं और स्वामी विवेकानंद, क्या हम दोनों कंटेम्प्रेरी हैं? नहीं है, वो अलग दौर में थे, मैं अलग दौर में हूँ, है ना। उनका जो जीवन था वो अलग दौर में था, मेरा जो जीवन है वो अलग दौर में, तो हम कंटेम्प्रेरी नहीं है, कंटेम्प्रेरी हम और आप हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग देखो, एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब या तो मौजूद हो या घटित हो एट द सेम टाइम, या तो एक ही समय में दो लोग या दो चीजें मौजूद हों, या दो लोग या दो चीजें या दो काम घटित हों, ठीक है। रेफरिंग टू थिंग्स हैपनिंग और एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड, या फिर कंटेम्प्रेरी का एक और मतलब होता है मॉडर्न या फिर करंट। कंटेम्प्रेरी डांस, जैसे आपने सुना होगा कंटेम्प्रेरी डांस, डांस का एक फॉर्म होता है कंटेम्प्रेरी डांस, तो उस कंटेम्प्रेरी का मतलब ये थोड़ी है, उस कंटेम्प्रेरी का मतलब ये है मॉडर्न या करंट, मॉडर्न या करंट डांस, मॉडर्न या करंट डांस, ठीक है भाई, दो मीनिंग है इसकी। सेम पीरियड वाले का एग्जांपल देखो, शेक्सपियर एंड सर्वेंटिस। शेक्सपियर एंड सर्वेंटिस दो लोगों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, मैं तो उनको जानता नहीं। वर कंटेम्प्रेरीज, ये दोनों क्या थे, कंटेम्प्रेरीज, यानी कि ये दोनों एक ही टाइम पीरियड में क्या थे, जीवित थे या मौजूद थे धरती पर। बोथ लिविंग एंड राइटिंग ड्यूरिंग द लेट 60th एंड अर्ली 70th सेंचुरीज, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में दोनों थे मौजूद, और दोनों लिखा करते थे, दोनों क्या करते थे, लिखा करते थे, तो दोनों क्या थे, ये कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों क्या थे, कंटेम्प्रेरी, दोनों क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, हाँ कि ना। मॉडर्न और करंट, एक दूसरा मीनिंग है मॉडर्न और करंट। द म्यूजियम्स कंटेम्प्रेरी आर्ट, यानी कि मॉडर्न आर्ट, यहाँ पर कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है, मॉडर्न, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों का जिक्र नहीं किया गया, तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी का मतलब मॉडर्न। मॉडर्न आर्ट एग्जिबिट फीचर्स वर्क्स फ्रॉम आर्टिस्ट एक्टिव इन द 21st सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 21वीं शताब्दी के जो आर्टिस्ट है उनके काम को यहाँ पर एग्जीबिशन में दिखाया जाता है, तभी तो मॉडर्न आर्ट बोला जा रहा है, हाँ कि ना। मॉडर्न का मतलब अभी आधुनिक जो चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। स्टोइक, स्टोइक का मतलब अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन। एंड्योर का मतलब क्या होता है, सहना। एंड्योर का मतलब क्या होता है, सहना। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, हार्डशिप का मतलब क्या होता है, कठिनाई। विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स या कंप्लेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कठिनाइयों को सह सकता है, दुख तकलीफों को सह सकता है, बिना अपनी फीलिंग्स को या बिना अपने शिकायतों को दर्शाए, मतलब चुपचाप सहता रहता है। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा सुखी होने पे या ज्यादा खुश होने पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, नॉर्मल रहता है, या ज्यादा दुखी होने पे, ज्यादा तकलीफ होने पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक है भाई, हाँ कि ना। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं स्टोइक, क्या बोलते हैं, स्टोइक। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि जमा देने वाला टेम्परेचर होने के बावजूद भी, एंड पॉरिंग रेन यानी कि गिरती हुई बारिश, द मैराथन रनर, जो मैराथन में रनर थे, रिमेन स्टोइक, वो स्टोइक रहे, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मौसम से, बारिश से, टेम्परेचर से, वो क्या है, बिल्कुल अनभिज्ञ। डिटरमाइंड टू रीच द फिनिश लाइन, सब डिटरमाइंड है क्या करने के लिए, फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए, फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोइक। आप इसका एग्जाम में इस तरीके से दिया जाता है, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। एग्जाम में जो दिया जाता है ना क्वेश्चन, वो इस तरीके से दिया जाता है, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। एक ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर एंड पेन यानी कि सुख दुख से क्या है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, अनजान, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे जी रहा है वैसे जीता रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं, स्टोइक, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो जो अपनी फीलिंग्स को स्टॉप कर चुका है, स्टॉप स्टोइक, ऐसे याद करने की ट्रिक हो सकती है, ठीक है, स्टॉप, जो अपनी फीलिंग्स को क्या कर चुका है, स्टॉप, ठीक है, उसको फर्क पड़ना क्या हो गया, बंद हो गया, फर्क पड़ना क्या हो गया, बंद हो गया, तो स्टॉप स्टोइक, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। आगे बढ़ो। एथियस्ट, एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ये तो शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो ईश्वर के अस्तित्व में या ईश्वर के होने में विश्वास ना करे, जो ये बोले कि भगवान नहीं है। देखिए, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस का मतलब मौजूदगी, जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास नहीं रखता, इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है थियस्ट। ए हटा दो, बस क्या कर दो, ए हटा दो, तो थियस्ट का मतलब हो जाता है आस्तिक, यानी कि जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास रखता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। सारा कंसिडर्स हरसेल्फ एन एथियस्ट, सारा अपने आप को एक नास्तिक मानती है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि
शी फाइंड्स नो कंपेलिंग एविडेंस, क्योंकि उसको ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हायर पावर और डेटी, मतलब एक हायर पावर यानी कि देवी देवता, या डेटी मतलब वही देवी देवता के होने का उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसी वजह से वो अपने आप को क्या बोलती है, नास्तिक, क्योंकि उसका मानना है कि भगवान या देवी देवता या कोई हायर पावर है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का क्या मतलब, देखो ग्राफीन का क्या मतलब होता है, एक वर्ड का रूट है ये ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, टू राइट, या फिर कह सकते हो और ड्रॉ, टू राइट और ड्रॉ, टू राइट और ड्रॉ। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट और ड्रॉ, ये वर्ड आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना। ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट और ड्रॉ, लिखना या खींचना या बनाना। ठीक है, और देखो ग्राफीन का मतलब लिखना, और ग्राफर, ग्राफर का मतलब क्या हो जाएगा, लिखने या बनाने वाला, लिखने या बनाने वाला, लिखने या बनाने वाला। क्योंकि ग्राफर जहां पर ई आर लग जाए, ई आर क्या है, एक सफिक्स है, ई आर क्या है, सफिक्स है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, पर्सन, इसका मतलब भी क्या होता है, पर्सन। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ कि ना। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कार्टो, क्या लिखा है, कार्टो। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। याद करने की इसकी ट्रिक क्या है, पहले इसकी मीनिंग देख लो क्या है। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, मैप्स को ड्रॉ करता है, ये मैप्स को बनाता है, क्या करता है, मैप्स को ड्रॉ करता है, मैप्स को बनाता है। ठीक है, मान के चलो एक व्यक्ति है, उसने बोला कि भाई एक गेम खेलते हैं, मैं एक कार को छुपाऊंगा, ठीक है, कहीं पर, और मैं तुम्हें उसका हिंट दूंगा और तुम्हें कार को ढूंढना है। तो उस व्यक्ति ने कार को छुपा दिया और उसने बोला ढूंढो, तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई हिंट तो दे, हिंट तो दे। मैंने क्या बोला, कार तो ड्रॉ कर, कार तो ड्रॉ या ग्राफ, कार तो ड्रॉ या ग्राफ कर, कार तो ग्राफ कर, कार तो ग्राफ कर, यानी कि कार को बना तो सही, उसको ड्रॉ तो कर कि वो कहाँ है, मतलब एक नक्शा बना के दिखा हमें कि वो कार कहाँ है, हमें कैसे कैसे वहां तक पहुंचना है। तो कार तो ग्राफ कर, तो कार तो ग्राफ कर मतलब क्या कर, नक्शा बना, क्या कर, नक्शा बना, ड्रॉ कर। तो कार्टोग्राफर का मतलब क्या हो गया, नक्शा बनाने वाला। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो भाई। ठीक है, द कार्टोग्राफर स्पेंट मंथ्स, जो कार्टोग्राफर था उसने महीनों क्या किए, खर्च किए अपने गैदरिंग डेटा, डेटा इकट्ठा करने में एंड सर्वे करने में, द लैंडस्केप टू क्रिएट अ डिटेल्ड मैप ऑफ द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का डिटेल्ड एक मैप बनाने के लिए उसने महीनों लगा दिए। हाईलाइटिंग हाइकिंग ट्रेल्स, जिसमें उसने हाईलाइट किया कि जो हाइकिंग ट्रेल्स है, मतलब कहाँ कहाँ पर हाइकिंग कर सकते हैं लोग। ठीक है, कैंपिंग एरियाज कहाँ कहाँ पर है, एंड पॉइंट्स टू, क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर विजिटर्स, और अलग अलग जो विजिटर्स जिस जिस पॉइंट में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबको उसने मैप में क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो कार्टोग्राफ कर यानी कि मैप तो बना, ड्रॉ तो कर, तो ऐसे याद रहेगा आपको, कार्टोग्राफर का मतलब क्या करने वाला, मैप बनाने वाला, मैप को ड्रॉ करने वाला। ठीक है, याद रखना इसको। आगे देखिए, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, देखो फोबिया जो है ना, फोबिया एक सफिक्स है, वर्ड में लग जाता है, फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, और फोबिक, फोबिक का मतलब डरने वाला, डरने वाला, ये व्यक्ति को दिखाता है। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, अगर मैं इसको कर दूं क्लॉस्ट्रोफोबिक, क्या कर दूं, क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो व्यक्ति बन जाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब एक किसी प्रकार का डर, और फोबिक का मतलब डरने वाला। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का क्या मतलब है, क्लॉस्ट्रो कैसे याद रखोगे, क्लॉस्ट्रो कैसे याद रखोगे, क्लोज्ड, ट्रिक है ये। ठीक है, ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। क्लोज्ड, अगर आप किसी क्लोज्ड जगह पे हो, जैसे एक रूम में मैं आपको क्लोज कर दूं, छोटा सा रूम है, उसमें मैं आपको बंद कर दूं और रूम को क्लोज कर दूं, रूम को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, तो आपको डर लगेगा, है ना। तो क्लोज्ड, तो क्लोज्ड से सिमिलर क्या है, क्लोज्ड, क्या है, क्लोज्ड, ऐसा याद रखना, क्लोज्ड, क्लोज्ड से सिमिलर क्या है, क्लोज्ड। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब जब आपको किसी ऐसी जगह पे रहने से डर लगे जो बहुत ज्यादा क्या है, क्लोज्ड है, जो बहुत ज्यादा क्या है, नैरो है, बहुत ज्यादा क्या है, नैरो है, बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी जगह पे रहने से अगर आपको डर लगे तो ऐसे डर को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाँ कि ना, समझ में आया भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल, एक छोटे से कन्फाइंड प्लेस, एक छोटे से सीमित जगह पे रहने में, जैसे कई कई लोगों को घुटन होने लग जाता है, छोटी सी जगह पे अगर रख दूं, है ना, या एक ही बस के अंदर ठूस ठूस के अगर लोग भरे हो तो कई लोगों को घुटन होने लग जाता है, यानी कि उनको छोटी जगह पे रहने से क्या लगता है, डर लगता है। तो ऐसे डर को क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। जेन्स क्लॉस्ट्रोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू राइड इन क्राउडेड सबवे ट्रेन्स, मतलब जेन जो लड़की है उसको भी ये बीमारी है, ठीक है, तो इसकी वजह से मुश्किल हो गया उसका क्या करने में, सफर करने में सबवे ट्रेन से। कैसे सबवे ट्रेन, जो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड हो।
भीड़ भाड़ वाले जो सबवे ट्रेन से उसमें सफर नहीं कर पाती है। ड्यूरिंग रश आवर, जब भीड़ भाड़ के समय में। ऑफन कॉजिंग हर टू फील ओवरवेल्म्ड एंड एंग्शियस, क्योंकि इससे वो क्या हो जाती है, ओवरवेल्म्ड एंड एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब चिंतित, और ओवरवेल्म्ड का क्या मतलब होता है, कोई इमोशन जब बहुत ज्यादा आपको फील होने लग जाए, या फिर कोई भी सडन इमोशन, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करना है। होता है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो आप, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी मूवमेंट हो, तो उसको बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म्ड। समझ में आया। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट किससे बना है, क्लोज्ड, क्लोज्ड जगह पे रहने से डर, ठीक है, यानी कि स्मॉल या कन्फाइंड जगह पे रहने से डर है, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अब आप कमेंट में क्या करोगे, कमेंट में मुझे फोबिया से बनने वाले कम से कम आप मेरे को 3 वर्ड्स लिख के बताओगे, फोबिया से बनने वाले। ठीक है, किससे बनने वाले, फोबिया से बनने वाले। हाइड्रोफोबिया एक मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा 3 आप और लिखो। जैसे एक हाइड्रोफोबिया हो गया, क्या हो गया भाई, हाइड्रोफोबिया। समझ में आया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से डर, कि पानी देख के इंसान डरने लग जाता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया इंसान को कब होता है, क्यों होता है, अगर आप जीएस पढ़ते तो आपको पता होगा। किसी इंसान को अगर रेबीज है ना, तो रेबीज होने की वजह से इंसान को क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, और रेबीज कब होता है, रेबीज कब होता है आप जानते हो, कुछ विशेष तरह के जो जीव होते हैं जब वो काट लेते हैं इंसान को, तो रेबीज हो जाता है। ठीक है, तो फोबिया से बनने वाले वर्ड्स भी कमेंट में आप लिख देना। ठीक है, आगे देखो, ओमनिसेंट। ठीक है, ओमनिसेंट, देखो ओम, ओम से अच्छा कोई शब्द पूरी दुनिया में है ही नहीं, ओम। और ये किससे बना है, सिंट, सिंट का मतलब है साइंटिस्ट। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ भाई, साइंटिस्ट को सब पता होता है, साइंटिस्ट को सब पता होता है, सब पता होता है। ठीक है, साइंटिस्ट को सब पता होता है, ट्रिक है ये, ध्यान रखना। ठीक है, साइंटिस्ट को सब पता होता है। तो ओमनिसेंट, ओमनिसेंट का मतलब वन हु नोज एवरीथिंग, कोई भी व्यक्ति जिसको सब पता है, क्योंकि साइंटिस्ट को सब पता होता है, साइंटिस्ट को सब पता होता है। तो ओमनिसेंट का मतलब क्या हो गया, जिसको सब पता हो, वन हु नोज एवरीथिंग। ये ट्रिक है, साइंटिस्ट को सब पता होता है, तो वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब पता है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनिसेंट। इन मैनी रिलीजियस ट्रेडिशंस गॉड इज ऑफन डिपिक्टेड एज ओमनिसेंट, कई सारे धर्मों के अंदर गॉड को ओमनिसेंट बताया जाता है। possessing नॉलेज ऑफ ऑल इवेंट्स, क्योंकि भगवान को सारी चीजों की नॉलेज है, पास्ट हो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, भगवान को वर्तमान का भी पता है, भूतकाल का भी पता है, और भविष्य काल का भी पता है। ठीक है, पेनाशिया, पेनाशिया तो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए, याद होगा भी। पेनाशिया का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको अगर एग्जैक्ट बोले क्या बोलते हैं, रामबाण। क्या बोलते हैं, रामबाण। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, सारी समस्याओं का एक ही हल, या सारी बीमारियों का एक ही हल, तो ऐसी किसी चीज को बोलते हैं रामबाण। क्या बोलते हैं, रामबाण। बोलते हैं ना कि ये सारी समस्याओं का एक ही हल है, रामबाण इलाज है। क्या है ये, रामबाण इलाज है, मतलब इसको कर लो तो सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं पेनाशिया। सम पीपल व्यू एजुकेशन एज ए पेनाशिया, कुछ लोग एजुकेशन को एक पेनाशिया के तौर पर देखते हैं। ठीक है, मतलब एजुकेशन को पेनाशिया मानते हैं, यानी कि सारी समस्याओं का हल मानते हैं एजुकेशन को। कौन सी समस्याएं, फॉर सोशल इनइक्वालिटी, हमारे समाज में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, बिलीविंग दैट प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, अगर हम सबको एक्सेस दे दे एजुकेशन तक, मतलब सबकी बराबरी की एक्सेस दे दे, कैन सॉल्व मैनी सोसाइटल प्रॉब्लम, तो कई सारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकती है। तो एजुकेशन क्या है, एक तरह का पेनाशिया है, सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको खत्म करने का एकमात्र जो इलाज है वो क्या है, ये एजुकेशन है। तो एजुकेशन को क्या बता दिया गया यहाँ पर, रामबाण बता दिया गया। ठीक है, पेनाशिया। अगला वर्ड है पॉलीग्लॉट, अगला क्या है, पॉलीग्लॉट। पॉलीज, अगेन एक वर्ड का रूट है पॉलीज, पॉलीज का मतलब होता है मैनी, पॉलीज का मतलब होता है मैनी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पॉलीगन, है ना, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी, कोई ऐसी आकृति, ठीक है, कोई ऐसा शेप जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हो, बहुत सारी क्या हो, भुजा मतलब 3 से ज्यादा हो, क्योंकि 3 वाले को तो ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, मतलब 3 वाले को भी एक पॉलीगन बोल सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा अगर हो, 2 से ज्यादा अगर हो, कोई शेप बन रहा हो, क्योंकि आपको पता कम से कम 3 चाहिए एक शेप बनाने के लिए, एक शेप बनाने के लिए 3 चाहिए, हाँ कि ना। तो 3 या 3 से ज्यादा वाले जितने भी शेप्स हैं, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स वाले जितने भी शेप्स हैं, सब अपने आप में एक पॉलीगन है। वो अलग बात है कि उनका एक अलग नाम भी, जैसे 3 वाले को पॉलीगन तो बोल ही सकते हैं, ट्राइंगल भी बोलते हैं, 4 वाले को पॉलीगन तो बोल ही सकते हैं, क्वाड्रेंगल बोलते हैं, ठीक है, 5 वाले को पॉलीगन बोल सकते हैं, पेंटागन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसी हेक्सागन, सेप्टागन, समझ में आ रहा है, डेकागन। तो पॉलीगन का मतलब बहुभुज, पॉलीगन का मतलब बहुभुज, हैविंग मैनी साइड्स, हैविंग मैनी साइड्स, अ फिगर हैविंग मैनी साइड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं, पॉलीगन। और भी बहुत सारे वर्ड्स है पॉली से बनने वाले। ठीक है, आ रहा है समझ में, पॉलीगाइनी होता है, पॉलीएंड्री होता है,
अब आप जल्दी से मुझे बताओ पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री का क्या मतलब है। पॉलीएंड्री, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का क्या मतलब है। अभी मैंने आपको बताया था कि एंड्रोस, अच्छा ये नहीं बताया था, एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मेल। एंड्रोस का मतलब होता है मेल, याद रहेगा आपको, ठीक है। एंड्रोस का मतलब है मेल, ये भी एक वर्ड का रूट है एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब मेल और पॉलीज का मतलब बहुत सारे, मैनी, यानी कि मैनी मेल। समझ में आ रहा है। अभी कहाँ से निकला, कैसे निकला वर्ड, इसका मतलब क्या है समझाता हूँ मैं आपको। अगर किसी महिला के एक से ज्यादा पति हैं, है ना, किसी महिला के क्या है एक से ज्यादा पति हैं, यानी कि मैनी मेल, उस महिला के क्या है मैनी मेल, यानी कि बहुत सारे क्या है पति हैं, तो इस प्रथा को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। एक से ज्यादा पति होने की जो प्रथा होती है, इस प्रथा को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। और यही अगर महिलाओं के केस में हो जाए, एक से ज्यादा पत्नी, जैसे राजा महाराजाओं की पुराने समय में हुआ करती थी, उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। क्या बोलते हैं, पॉलीगाइनी, ठीक है, पॉलीगाइनी, ठीक है। पॉलीगाइनी का क्या मतलब हो जाएगा, गायनी का मतलब होता है फीमेल, गायनी का मतलब क्या होता है, फीमेल, इसी से बनता है गायनोकोलॉजिस्ट। आपने सुना होगा गायनोकोलॉजिस्ट कौन होती हैं, एक ऐसी डॉक्टर, एक कोई मतलब ऐसा डॉक्टर या ऐसी डॉक्टर जो फीमेल रिलेटेड जितनी भी समस्याएं या परेशानियां या बीमारियां होती है उनका इलाज स्पेशली करे, उसको बोलते हैं क्या, गायनोकोलॉजिस्ट। तो गायनोकोलॉजिस्ट किससे बना, गायनी से। किससे बना है, गायनी से। और गायनी का मतलब क्या होता है, विमेन या फीमेल। गायनी का मतलब क्या होता है, विमेन या फीमेल। जैसे एंड्रोस का मतलब मेल, गायनी का मतलब फीमेल, गायनी का मतलब फीमेल, ठीक है। तो पॉलीगाइनी मतलब एक से ज्यादा पत्नी रखने की जो प्रथा है उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। क्या बोलते हैं, पॉलीगाइनी। तो देखो कितने सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हो अगर आपको वर्ड का रूट याद हो, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो मैरी इज अ ट्रू पॉलीग्लॉट। अच्छा पॉलीग्लॉट का मीनिंग क्या हो गया भाई, पॉलिस का मतलब तो बहुत हो गया, और ग्लॉट कैसे याद रखोगे, ठीक है, पॉली का मतलब तो क्या हो गया, बहुत, और ग्लॉट कैसे याद रखोगे, ग्लॉ से क्या बन रहा है, गला, ग्लॉ से क्या बन रहा है, गला, ये ट्रिक है। बहुत सारे गले, बहुत सारे गले, ये ट्रिक है ये। मतलब एक इंसान के बहुत सारे गले हैं, एक इंसान के बहुत सारे क्या हैं, गले, गले, गला मतलब ये नेक, बहुत सारे गले हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारा थ्रोट है बेसिकली कह सकते हो, यानी कि वो इंसान कई सारी भाषाओं में बात कर सकता है। उसका एक गला है, दो गला है, तीन गला है, दूसरे वाले को ज़्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो मैंने वो नहीं बोला, ठीक है। बहुत सारे क्या है, गले हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा पॉलीग्लॉट, यानी कि पॉली का मतलब बहुत, और गला मतलब आपको पता ही है, यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, ठीक है। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। देखो पॉलिश, अरेबिक, मैंडरिन, बंगाली, पोर्तुगीज, स्पेनिश, इंग्लिश, हेब्रिन, हेब्रू सॉरी हिब्रू, और रशियन, ये सारी क्या है, भाषाएं हैं। और इनके एक एक लेटर को जोड़ के हमने क्या बना दिया, लैंग्वेजेस। क्या बना दिया हमने, लैंग्वेजेस। तो मैरी इज अ ट्रू पॉलीग्लॉट, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोल सकती है। हु कैन एफर्टलेसली स्विच बिटवीन इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड मैंडरिन ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, मतलब बात करते करते वो किसी भी भाषा में शिफ्ट हो सकती है विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ो। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है काल क्रम के अनुसार, काल क्रम अनुसार, यानी कि जो पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद, तो जब आप इस सीक्वेंस में किसी चीज को लगा देते हो समय के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। और क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, कालक्रम। क्रोनोलॉजी का मतलब बेसिकली क्या है, कालक्रम। अगर मैं बोलूँ क्रोनोलॉजिकल, क्या बोलूँ मैं, क्रोनोलॉजिकल, तो इसका मतलब होता है कालक्रम अनुसार, काल क्रम अनुसार, ठीक है भाई, ऑल क्लियर। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, मतलब इवेंट्स को इस तरीके से अरेंज करो, और डेट्स या फिर डेट्स को अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब जिस क्रम में वो घटे। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, उनको काल क्रम में लगाओ, तो पहले आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर पहले गुलाम वंश आया, है ना। आप बताना सही है गलत है कमेंट में, क्योंकि मुझे पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, मैं एक अंदाजे से लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद खिलजी आए थे, खिलजी के बाद शायद तुगलक आए थे, उसके बाद सैयद आए थे शायद, है ना, सैयद ही थे ना, उसके बाद लोधी आए थे, ये। तो ये क्या है, कालक्रम के अनुसार है, यानी कि पहले गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद लोधी।
अब बताना है सीक्वेंस सही कि गलत है। मैंने अपने अंदाजे से लिख दिया, बहुत पहले जो पढ़ा था उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये। ऑल क्लियर। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कालक्रम। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कालक्रम, ठीक है। अच्छा, जो लोगोस लिखा आता है ना, लोगोस का भी अपना एक मीनिंग होता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, स्टडी या साइंस, ये भी एक वर्ड का रूट है। लोगोस का मतलब स्टडी या साइंस, कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना स्टडी या साइंस की बात। जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, समझ में आ रहा है, फिजियोलॉजी, तो लॉजी जहां पर भी लग रहा है समझ जाना कि लोगोस से बना है। और सबका मतलब क्या है? स्टडी या साइंस, स्टडी या साइंस, ठीक है। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का क्या मतलब है? एक्सटेम्पोर का मतलब है विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्रिपरेशन। समझ में आया, हाँ कि ना? देखो, अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन, एक कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो बिना प्रिपरेशन के अचानक से डिलीवर की जाती है। कोई स्पीच है, कोई प्रेजेंटेशन है जिसकी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन डिलीवर की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। आ रहा है समझ में, हाँ कि ना? मतलब आपकी जो एक्स है, आपकी जो एक्स है, वो अचानक से एक टेम्पो लेके आई और उसने आपको उड़ा दिया। आपने कुछ किया होगा उसके साथ। आपकी जो एक्स है, आपकी जो एक्स है, वो टेम्पो लेके आई, एक्स जो है वो टेम्पो लेके आई अचानक, ठीक है। टेम्पो लेके आई अचानक, तो एक्सटेम्पोर का मतलब अचानक से डिलीवर करना, बिना तैयारी के डिलीवर करना, ठीक है। अचानक से या बिना तैयारी के। अब याद रहेगा? एक्स के नाम पे तो याद कर ही लोगे। हाँ भाई, एक्स के नाम पे तो याद कर ही लोगे, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? और फालतू चीज़ों में कितना ध्यान लगा लेते हैं ना भाई आजकल के स्टूडेंट्स हैं, फिर जाके रोते हैं बाद में कि पढ़ाई नहीं हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 3-3 4-4 साल हो गए तैयारी करते करते, लेकिन किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या कमी है? नए नए कोर्स लेने लग जाएंगे, फिर नई नई किताबें लेने लग जाएंगे, है ना, नए नए मॉक टेस्ट देने लग जाएंगे, अलग अलग लोगों की स्ट्रेटेजी देखने लग जाएंगे। अरे भाई, तुम सोशल मीडिया से बाहर तो निकलो पहले। तुमको सब कुछ देखना है, तुमको सोशल मीडिया पे चलने वाली लड़ाई देखनी है, तुमको हार्दिक पांड्या की न्यूज़ देखनी है, उसका डाइवोर्स हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें आईपीएल भी देखना है, तुम्हें वेब सीरीज भी देखनी है, लेटेस्ट में आने वाली तुम्हें मूवीज भी देखनी है, तुम्हें घूमना फिरना भी है, तुम्हें सब कुछ करना है। तुम्हें अलग अलग छपरियों को फॉलो भी करना है। ऐसे छपरी जो अपने आप को पढ़ा लिखा भी बता देते हैं, साइंस पढ़ा देते हैं, लेकिन खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को भी गाली दे दे रहे हैं, पुलिस वालों से बदतमीजी कर ले रहे हैं, किसी को भी मारने की खुलेआम धमकी दे दे रहे हैं। और क्या सिखा रहे हैं वो आजकल के यूथ को? आप ये बताओ मुझे, वो क्या सिखा रहे हैं? जो यूथ उनको फॉलो कर रहा है, उनको वो यही तो सिखा रहे हैं कि भाई तुम भी खुलेआम किसी से भिड़ जाओ, किसी से डरो मत, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी, किसी से भी लड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी गाली दे दो, मैकडी में जाके मैकडी के वर्कर्स को गाली दे दो, पुलिस वालों के सामने जबरदस्ती चौड़े होने की कोशिश करो। तो ये अनपढ़ता के लक्षण है ना। इससे पता लगता है कि आप पहली बात तो पढ़े लिखे हो नहीं। अगर आपने डिग्री ले भी रखी है तो आपकी डिग्री जो है ना वो किसी काम की है नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ी है। आप मॉरली जो हो ना इस समाज में रहने लायक हो नहीं, अगर हकीकत में देखा जाए। क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, अगर आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आप उनको कुछ अच्छा सिखाओ, कुछ अच्छी बात करो। लेकिन नहीं भैया, हम तो गंद सिखाएंगे, हम तो चौड़ में चलेंगे, हम एटीट्यूड सिखाएं। एटीट्यूड भी कैसा? नेगेटिव एटीट्यूड। एक एटीट्यूड होता है लाइफ में आगे बढ़ने का, पॉजिटिव एटीट्यूड। आप क्या सिखा रहे हो? लड़ो भिड़ो, गाली गलौज करो, खुलेआम आप गाली गलौज कर रहे हो, गरीब इंसान को दबा रहे हो, गरीब इंसान को मार रहे हो, पीट रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, और ये आप सिखा रहे हो, और यही सब देखते हैं लोग। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलो, इसमें किसी का भला आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। 100 बात की एक बात ये है। समझ में आया भाई? द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड एन एक्सटेम्पोर स्पीच, पॉलिटिशियन ने एक एक्सटेम्पोर स्पीच डिलीवर करी। एक्सटेम्पोर का मतलब विदाउट प्रिपरेशन के, ठीक है, स्पीच डिलीवर करी। एड्रेसिंग द ऑडियंसेस क्वेश्चंस, मतलब ऑडियंस क्वेश्चंस पूछ रही थी और ये क्या कर रहे थे? उनको एड्रेस कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे, तो एक्सटेम्पोर था सारा का सारा वो, ठीक है। एंड कंसर्न्स विद इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? स्किल। इलोक्वेंस का मतलब होता है स्किल, स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या सीधा कर सकते हो स्किल ऑफ गुड स्पीकिंग, गुड स्पीकिंग, यानी कि अच्छे बोलने की जो स्किल है उसको बोलते हैं इलोक्वेंस। क्या बोलते हैं? इलोक्वेंस। और ऑरेट्री क्या होता है? बड़ा ही प्यारा वर्ड है ऑरेट्री। ऑरेट्री क्या होता है? स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब आपके पास बहुत अच्छी स्किल है पब्लिक स्पीकिंग की,
कि आप पब्लिक में खड़े होकर भाषण दे सकते हो और आप पब्लिक को क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑरेटरी। क्या बोलते हैं, ऑरेटरी। और इलोक्वेंस को क्या बोलते हैं, वाक पटुता। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक पटुता। वाक पटुता मतलब बोलने की कला। होता है ना, कुछ लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मतलब उनको सुनकर लगता है कि हाँ यार कितना अच्छा बोलता है, उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इलोक्वेंट। और उसके स्किल को क्या बोलेंगे, इलोक्वेंस। ऐसे ही जो पब्लिक स्पीकर है उसे क्या बोलेंगे, ओरेटर। जो पब्लिक स्पीकर है उसे क्या बोलेंगे, ओरेटर। और उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है उसे क्या बोलेंगे, ओरेटरी। ठीक है, ये आ गया समझ में। आगे बढ़ो। अगला क्या है, फास्टिडियस। अगला क्या है, फास्टिडियस। ठीक है, फास्ट इडियट्स। फास्ट इडियट्स याद करने की ट्रिक है। ठीक है, जैसे कुछ मजदूर है, 4 मजदूर है, वो बेचारे पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं अपने मालिक को खुश करने के लिए। पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि चलो हमने इतना अच्छा काम कर दिया, मालिक अब आएंगे देखेंगे खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मालिक आया, मालिक क्या बोलता है, फास्ट इडियट्स। मैं ये कह रहे हैं यार इसको कैसे खुश किया जाए, तो वो थोड़ा सा और फास्ट काम करने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद वाए बोले फास्ट इडियट्स। फास्ट मतलब जल्दी जल्दी करो, इडियट्स इडियट्स। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा इंसान है ना, इसको खुश किया ही नहीं जा सकता। तो फास्टिडियस का क्या मतलब हुआ, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब जिसको खुश करना क्या है, मुश्किल है, असंभव है, कुछ कितना भी उसके लिए कुछ कर लो वो खुश हो ही नहीं सकता, है ना। फास्टिडियस। सारा's fastidious nature made her the perfect candidate for the job of quality control manager। quality control manager, सारा जो है ना एक fastidious नेचर की इंसान है, तो इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर उसको बनाया गया। क्योंकि कोई भी इंप्लॉय उसके पास जाएगा, उसकी तारीफ करेगा, है ना, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा और सोचे कि चलो मैनेजर है तो उसको अपनी तरफ कर लो। तो सारा वैसी नहीं, क्योंकि सारा क्या है, फास्टिडियस है। सारा कभी खुश होती ही नहीं है। कोई भी कितना काम कर ले, कितनी भी तारीफ कर दे, हमेशा क्या बोलती है, और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। फास्टिडियस, फास्ट इडियट्स। ठीक है, यूटोपिया। यू माने तुम, टॉप तुम टॉप, और एया माने किया, तुम टॉप किया, तुम टॉप किया। ठीक है, ये तो इमेजिनरी बात है भाई, क्योंकि तुम टॉप कर ही नहीं सकते। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला तुम टॉप किया, यू टॉप किया, मतलब तुमने टॉप किया। तो ये तो क्या है, इमेजिनरी बात है। इसको मतलब हकीकत में करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो यूटोपिया का क्या मतलब है, ऐसी इमेजिनरी संबंधित है। तो आप ऑप्शन में देख के कर ही लोगे। देखो, एन इमेजिन्ड सोसाइटी, मतलब मैंने सोच लिया एक ऐसी सोसाइटी के बारे में, मतलब इमेजिन किया मैंने एक ऐसी सोसाइटी के बारे में, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां पर सारी चीजें परफेक्ट है, लूट खसोट पाप हत्या कुछ नहीं है, एंड एवरीवन इज हैप्पी, और सब के सब क्या खुश हैं। यानी कि मैंने क्या किया, इमेजिन किया है। तो उसी इमेजिन से तो मैंने ये बनाया कि तुम टॉप किया, ये बात इमेजिनरी है। यानी कि एक इमेजिनरी सोसाइटी, एक इमेजिनरी या इमेजिन्ड सोसाइटी जहां पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब लोग खुश हैं और सारी चीजें क्या है, परफेक्ट है। तो ऐसी सोसाइटी को या ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं यूटोपिया। या फिर अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, एक ऐसी जगह जो आइडियल परफेक्शन है, मतलब आदर्श रूप है। एक ऐसी जगह जो औरों के लिए आदर्श है, किस मामले में, परफेक्शन के मामले में, स्पेशली लॉ के मामले में, ठीक है, गवर्नमेंट के मामले में, एंड सोशल कंडीशंस के मामले में। एक ऐसी जगह जो बाकियों के लिए आदर्श है, उसको बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं, यूटोपिया। एग्जाम्पल देखो, द नोवेल यूटोपिया बाय सर थॉमस मोर डिपिक्ट्स एन इमेजिनरी आइलैंड, उसमें एक इमेजिनरी आइलैंड को दर्शाया गया है। तो जो इमेजिनरी है वो यूटोपिया है, और वहां पर सारी चीजें अच्छी भी होनी चाहिए, ध्यान रखना। वेयर सिटीजन्स लिव इन अ परफेक्ट सोसाइटी, जहां पर लोग एक परफेक्ट सोसाइटी में रहते हैं, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी क्राइम एंड सोशल इनइक्वालिटी, वो गरीबी से मुक्त हैं, क्राइम से मुक्त है, और सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक जो भेदभाव है उससे भी क्या है, मुक्त हैं। ठीक है भाई, याद कर लोगे यूटोपिया, हाँ कि ना। आगे बढ़ो। एमेच्योर, एमेच्योर का क्या मतलब है, तो आपको पता है। देखो मैच्योर का क्या मतलब होता है, बोलते हैं ना मैच्योर हो तुम, यानी कि तुम समझदार हो, तुम मैच्योर हो यानी कि तुम इतने समझदार हो, तुम बुद्धिमान हो। ठीक है, तो एमेच्योर का मतलब जो बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, या जो किसी काम को जनरल वे में करे, प्रोफेशनली ना करे। एमेच्योर बेसिकली किसको कहा जाता है, जो किसी काम को प्रोफेशनली ना करे, सिर्फ टाइम पास के लिए करे या मजे मजे में करे, जो प्रोफेशनल ना हो, जो प्रोफेशनल ना हो उसको बोलते हैं एमेच्योर। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप इसको, नफसिखुआ कह सकते हो क्या इसको, या शुरुआत जिसने की है अभी, है ना, जिसने शुरुआत की है, शुरुआत की है, एमेच्योर है अभी। ठीक है, प्रोफेशनली नहीं करता अभी। ठीक है, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर, जो केवल प्लेजर के लिए खेलता है, रादर देन एज अ प्रोफेशन। मतलब एक हो गया विराट कोहली जो एक प्रोफेशनल प्लेयर है,
और हम लोग जो पार्क में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग क्या प्रोफेशनल प्लेयर हैं? हम लोग एमेच्योर हैं। हम लोग क्या है? एमेच्योर, केवल टाइम पास के लिए खेलते हैं। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, एक व्यक्ति जिसको ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ना ही वो बंदा प्रोफेशनल है, सिर्फ क्या करता है? टाइम पास, केवल क्या करता है? टाइम पास करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एमेच्योर। डिस्पाइट बीइंग एन एमेच्योर फोटोग्राफर, एक एमेच्योर फोटोग्राफर होने के बावजूद भी टॉम स्टनिंग लैंडस्केप्स ऑफन गार्नर्ड प्रेज फ्रॉम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, मतलब कहने के लिए तो भैया एमेच्योर फोटोग्राफर था, ये प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन इसकी जो फोटोग्राफी होती थी, इसको देखकर जितने भी बाकी के प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे वो इसकी तारीफ किया करते थे। ठीक है, तो एमेच्योर का मतलब जो नवसिखुआ है, टाइम पास के लिए चीजें करता है, प्रोफेशनल नहीं है। एम्बीडेक्स्ट्रस, देखो प्राचीन समय में डेक्स्टर को क्या बोला जाता था? डेक्स्टर का एक वर्ड का रूट है, डेक्स्टर का मतलब होता था राइट हैंड। डेक्स्टर का मतलब होता था राइट हैंड, ठीक है, डेक्स्टर। और राइट हैंड को अच्छा माना जाता था, बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि राइट हैंड को ना अच्छा माना जाता था और लेफ्ट हैंड को बुरा माना जाता था। मतलब जो व्यक्ति राइट हैंड से लिख रहा है उसको लोग बोलते थे कि अच्छा आपने भी सुना होगा, आपने भी कभी ना कभी इसका सामना किया होगा। अगर आप एक लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं किसी भी काम में, ठीक है, तो आपने भी कभी ना कभी बचपन में सुना होगा, या किसी के मुंह से किसी और के लिए सुना होगा कि वो बच्चों को जबरदस्ती सुधारने में लग जाते हैं कि लेफ्टी है, इसके हाथ चेंज कराओ, इस हाथ से इसकी आदत डालो। अरे इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, ये कहाँ से चलती आ रही है? क्योंकि प्राचीन समय में बहुत पहले लेफ्ट हैंड को बुरा और राइट हैंड को अच्छा माना जाता था, इसीलिए लोगों ने ये प्रथा निकाल दी कि जो लेफ्ट हैंड से कुछ काम कर रहा है वो बेकार है। ऐसा होता तो भैया युवराज सिंह भी बेकार होता है ना, वो भी लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलता। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, बहुत हैं, लेफ्टी लोग तो बहुत हैं, ठीक है। तो डेक्स्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है? राइट हैंड। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट हैंड। और OUS का मतलब हो गया पर्सन, ठीक है, और MB का मतलब होता है बोथ। अब बताओ इसकी क्या मीनिंग निकली? MB का मतलब बोथ होता है, ध्यान रखना, MB का मतलब क्या होता है? बोथ। अच्छा MB कैसे याद रखोगे? MB कैसे याद रखोगे? आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, अपरिचित देखी है? उसके अंदर जो कैरेक्टर है उसका नाम होता है अम्बी, जो शरीफ सा होता है बेचारा, बाल वाल बड़े होते हैं, है ना, जो खुद बिना हेलमेट के ट्रैफिक में जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, लेकिन लोगों को ज्ञान दे रहा है। एक बाइक वाला जब आगे चला जाता है तो उसको ज्ञान दे रहा होता है कि अरे भैया काहे लाइन काट के जा रहे हो, तुम जैसे लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है, और उसने खुद ने हेलमेट नहीं पहना, है ना। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जिनको खुद नहीं आता जाता कुछ, लेकिन ज्ञान वो आपको दुनिया भर का दे के जाएंगे, और असल में क्या है, वो खुद क्या है? लुल हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। तो ऐसे लोग काफी सारे पाए जाते हैं हमारे समाज के अंदर, जैसे वो अम्बी था, है ना। तो अम्बी में आपने देखा एक तो अम्बी है, और जैसे ही वो बाल खोल के ऐसे आ जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है? परिचित बन जाता है। तो उसके अंदर दोनों पर्सनैलिटी हैं, हालांकि उसके अंदर 3 पर्सनैलिटी थी, एक रेमो भी था जो लवर टाइप था, है ना, लेकिन मेन 2 पर्सनैलिटी हम लेके चल रहे हैं। तो अम्बी जो है ना 2 इंसानों से मिलकर बना, तो अम्बी का मतलब क्या हो गया? बोथ। अम्बी का मतलब दोनों, तो एमबी। एमबी यानी कि दोनों, डेक्स्टर यानी कि हैंड, डेक्स्टर यानी कि हैंड, और पर्सन यानी कि दोनों हैंड को यूज करने वाला व्यक्ति, दोनों हैंड को आपने वो मूवी देखी 3 इडियट्स? देखिए 3 इडियट्स, तो उसमें आपने देखा होगा जो वायरस होता है, यानी कि जो प्रोफेसर है, आपने देखा होगा एक सीन में वो दोनों हाथों से लिख रहा होता है, देखा है आपने बोर्ड पे। तो ऐसे इंसानों को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि जो अपने दोनों हाथों को यूज कर सके। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, बराबर बिल्कुल, है ना। सारा अमेज्ड हर क्लासमेट्स बाय एफर्टलेसली राइटिंग विद बोथ हर, इस एग्जाम्पल को बरी वो करके डिसमिस करके आप यहाँ पर वायरस वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। वायरस का एग्जाम्पल, वायरस जानते हो ना, 3 इडियट्स वाला, लिख देता हूं मैं 3 इडियट्स वाला, यहां भी लिख देता हूं 3 इडियट्स वाला वायरस, 3 इडियट्स वाला प्रोफेसर वायरस, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। आइकनोक्लास्ट, आइकन का मतलब क्या होता है? आइकन का मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति, पता होगा ये तो, आइकन, है ना। आइकन का मतलब प्रतिमा या मूर्ति, प्रतिमा या मूर्ति। तो ऐसे आप इसको याद रखोगे कि कई लोग थे बहुत पहले के समय में जो प्रतिमाओं को या मूर्तियों को नहीं मानते थे। प्रतिमा या मूर्ति क्या है? प्रतिमा या मूर्ति जो है एक समाज के एक समाज में जो एस्टेब्लिश्ड प्रथा है, समाज में जो एस्टेब्लिश क्या है प्रथा है, उसको दिखाती है। जो आइकन्स हैं, जो प्रतिमा या मूर्ति है, वो किसी समाज में जो स्थापित प्रथाएं हैं उसको शो करती है। तो अगर कोई व्यक्ति आइकन्स को नहीं मान रहा, मूर्तियों को नहीं मान रहा, इसका मतलब क्या है कि समाज में स्थापित जो प्रथाएं हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो मत हैं, उनको वो नहीं मान रहा है। इस चीज को ऐसे याद रखो, समझे मेरी बात। आइकोनोक्लास्ट का मतलब हो गया अ पर्सन हु अटैक्स और सिटीजन्स, देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस, सॉरी, अटैक्स और
क्रिटिसाइजेज चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऐसी प्रथाएं, ठीक है, या फिर संस्थाएं जो समाज में स्थापित है पहले से, उनको या तो वो आक्रमण करके तोड़ दे। जैसे कि प्राचीन समय में कई सारे लोग ऐसे आए थे बाहर से जिन्होंने भारत की कई सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की प्रथाओं को नहीं मानते थे, यहाँ की संस्थाओं को नहीं मानते थे, तो यहाँ की इमारतों को, मंदिरों को भी तोड़ दिया था कई आक्रमणकारियों ने। तो ऐसे लोग जो हैं वो बिलीफ्स को, इंस्टीट्यूशंस को नहीं मानते, तो इससे बना है आइकोनोक्लास्ट, क्योंकि आइकन का मतलब क्या हो गया? प्रतिमा। ठीक है, याद रख लोगे। एज एन आइकोनोक्लास्ट इन द आर्ट वर्ल्ड, माया's controversial sculptures challenged societal norms and provoked thoughts about the nature of beauty and creativity। एग्जाम्पल है लंबा सा, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता इसको है नहीं, लिख दिया गया, आप इसको अलग से पढ़ सकते हो पीडीएफ में। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट कैसे याद रखोगे, समझ में आ गया, हाँ कि ना? आगे बढ़ो। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना, ठीक है, या गलती करना, गिरना या गलती करना, बोलते ना यू विल फॉल फॉर इट, कि तुम इसमें गलती कर बैठोगे, तुम इसमें गिर जाओगे। तो जो व्यक्ति क्या है? इनफॉलिबल है। इनका मतलब नहीं, जो मतलब गलती नहीं कर सकता, जो गिर नहीं सकता, गलती नहीं कर सकता, सिंपल है, इनफॉलिबल। वन हु कैन नॉट मेक्स मिस्टेक, जो गलतियां नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल्दो मैनी एडमायर्ड हिज लीडरशिप, जॉन रियलाइज्ड ही वाजंट इनफॉलिबल, कि जॉन को वैसे तो सब बोलते थे कि भैया बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जॉन को खुद को पता था कि वो इनफॉलिबल नहीं है, यानी कि वो भी गलतियां कर सकता है। एंड वॉज ऑलवेज ओपन टू फीडबैक, हमेशा कहता था कि भैया मुझे फीडबैक दो, ये मत सोचो कि मैं इनफॉलिबल हूं, कि मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, फीडबैक दो मेरे बारे में। ठीक है, एंड वॉज ऑलवेज ओपन टू फीडबैक एंड लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, और अपने मिस्टेक से हमेशा सीखा करता था। ठीक है, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। अगला है ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्टर एक रूट वर्ड है, एक वर्ड का रूट है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है अदर या दूसरा। ऑल्टर का मतलब होता है अदर या दूसरा। एक और वर्ड का रूट होता है ईगो, आपने कई बार सुना होगा, ईगो का मतलब होता है आई। ईगो का मतलब ही होता है आई। तो जब आप किसी को बोलते हो ना कि तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, तो असल में आप क्या बोल रहे हो? कि तुम्हारे अंदर बहुत आई है। आई का मतलब भाई सिर्फ मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मेरा ही है, मैं जानता हूं। तो जो व्यक्ति आई 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 करता रहे, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। क्या बोलते हैं? इगोइस्ट। और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो इगोटिस्ट। इगोइस्ट का मतलब मैं ही हूं, और इगोटिस्ट का मतलब मेरे अलावा कोई नहीं है, और सबको खत्म कर दो, मार दो, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है वो। तो इगोटिस्ट, जिसके अंदर ईगो होता है, जिसके अंदर मैं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक होता है ऑल्टर ईगो। एक वर्ड आपने सुना होगा कि वो मेरा ऑल्टर ईगो है, आपने सुना होगा एक वर्ड ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो यानी कि दूसरा मैं। ऑल्टर का मतलब दूसरा, और ईगो का मतलब मैं, ऑल्टर ईगो। अगर मैं किसी व्यक्ति को अपना ऑल्टर ईगो बोल रहा हूं, तो ऑल्टर ईगो का मतलब कि वो दूसरा मैं है, यानी कि जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, जिस तरीके का मैं हूं, बिल्कुल सेम वो व्यक्ति है यार। मतलब मेरे जैसी सोच रखता है, मेरे जैसे विचार रखता है, मेरे जैसा उसका मतलब नॉलेज है, सब कुछ है, यानी कि वो मेरा ऑल्टर ईगो है, यानी कि वो दूसरा मैं हूं। वो दूसरा क्या हूं? एक तो मैं हूं, और वो दूसरा मैं हूं, तो ऑल्टर ईगो है मेरा वो। कोई किसी का ऑल्टर ईगो हो सकता है। ठीक है, तो ऑल्ट्रिस्ट, आईएसटी मतलब पर्सन, और ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट का मतलब अदर्स। ठीक है, यानी कि अदर्स के बारे में सोचने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला जो व्यक्ति हो गया। देखो, इगोइस्ट तो कौन हो गया? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। और ऑल्ट्रिस्ट का मतलब कौन हो गया? जो दूसरों के बारे में सोचे। ऑल्ट्रिस्ट यानी कि परोपकारी, जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों का भला चाहे, दूसरों की अच्छाई चाहे, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रिस्ट। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, जो चैरिटेबल डोनेशंस करता है, ठीक है, इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, जिससे दूसरे लोगों की भलाई वो करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ऑल्ट्रिस्ट, यानी कि परोपकारी। एमाज रेपुटेशन एज एन ऑल्ट्रिस्ट ग्रीव, मतलब एमा की जो रेपुटेशन एक परोपकारी के तौर पर वो बढ़ गई। एज शी डेडिकेटेड काउंटलेस आवर्स वॉलंटियरिंग एट द लोकल होमलेस शेल्टर, मतलब जो उसके पास लोकल होमलेस शेल्टर था, मतलब ऐसे लोगों के लिए शेल्टर जिनके पास घर नहीं है, तो वहां पर जाके वो वॉलंटरी अपनी मेहनत किया करती थी, लोगों की सेवा करती थी, यानी कि वो एक ऑल्ट्रिस्ट थी। ऑलवेज पुटिंग द नीड्स ऑफ द लेस फॉर्चुनेट अबव हर ओन डिजायर्स, मतलब अपनी इच्छा से ऊपर वो उन लोगों की आवश्यकताओं को रखती थी। ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑल्ट्रिस्ट। और जो सबसे पहले अपने आप को देखो वो कौन होता है? इगोइस्ट। कौन होता है? इगोइस्ट। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं, ये मजाक के लिए नहीं है, ये सब आपको याद करना है, ये टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आर्किव, आर्किव तो आपके फोन में भी होता है।
आर्किव, अगर आप किसी चैट को आर्किव कर देते हो व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में, तो मतलब आप उसको छुपा देते हो, हिडन कर देते हो, है ना, तो आर्किव का मतलब वही है। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक से संबंधित रिकॉर्ड्स, सरकार के रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है सेफली, छुपा कर रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्किव। क्या बोलते हैं? आर्किव। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, मेन आपको यह समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, बिब्लियोफाइल। ठीक है, देखो बिब्लियोस का मतलब होता है बुक, वर्ड का रूट है, बिब्लियोस का मतलब होता है बुक। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि फाइल का मतलब होता है टू लव, फाइल का मतलब क्या होता है? टू लव। तो बिब्लियोफाइल का मतलब टू लव बुक्स, सिंपल, यानी कि बुक्स से प्रेम करने वाला, जो बुक्स को लव करे। और याद ना रहे तो कैसे याद रखोगे? बिब्लियो किससे बना है? बिब्लियो इज सिमिलर टू बाइबल, सिमिलर टू बाइबल, सिमिलर टू बाइबल, बिब्लियोज इज सिमिलर टू बाइबल। और बाइबल क्या एक बुक है, बाइबल क्या एक बुक है, तो बुक से प्रेम करने वाला, बिब्लियोफाइल, बुक से प्रेम करने वाला। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, सिंपल एग्जाम्पल है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पीडीएफ में जाके। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूंगा। देखो मेन ये आपको याद करना है, ये स्टेटमेंट जो होता है ये, और उसका आंसर ये तो एग्जाम्पल है नीचे, ये आपकी हेल्प करने के लिए लिखा है। अगर आपको किसी को ये समझ में ना आए तो इसको पढ़ के आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखो, जेनोसाइड। देखो साइड, साइड एक सफिक्स है, साइड क्या एक सफिक्स है, यानी कि वर्ड के एंड में लगता है। ठीक है, और साइड का मतलब क्या होता है? मर्डर, हत्या या किलिंग कह सकते हो। ठीक है, साइड से बनने वाले बहुत सारे शब्द है, मैं यहाँ पर ना कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे जेनोसाइड हो गया, एक होता है होमिसाइड, एक होता है रेजिसाइड, ठीक है, एक होता है आपका पेट्रीसाइड, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मेरे को अलग से लिखना पड़ेगा इसको, चलो आ जाएगा। पेट्रीसाइड, एक होता है मेट्रीसाइड, एक होता है यूक्सोरिसाइड, ठीक है, एक होता है विरिसाइड। ठीक है, ये कुछ मेन है। यूक्सोरिसाइड का मतलब क्या होता है? पत्नी की हत्या। मेट्रीसाइड का मतलब माता की हत्या। होमिसाइड का मतलब मानव हत्या, किसी भी मानव की हत्या, मानव हत्या। रेजिसाइड का मतलब राजा हत्या, राजा की हत्या, किसी राजा की हत्या। ठीक है, पेट्रीसाइड का मतलब पिता की हत्या। विरिसाइड का मतलब भाई की हत्या। अब आप एक काम करो, अभी कमेंट बॉक्स खोलो, अभी अभी क्या अभी मतलब अभी कमेंट बॉक्स खोलो, और साइड से बनने वाले कम से कम मुझे आप 2 और वर्ड्स बताओ। मुझे पता है बाकी है, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, आप साइड से बनने वाले 2 और वर्ड्स मुझे बताओ, ये सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, किलिंग ऑफ फादर पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ मदर मेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वाइफ यूक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन होमिसाइड, और सुसाइड आपको पता है किलिंग ऑफ सेल्फ, अपने आप की हत्या, तो सुसाइड मत लिखना, कुछ दूसरा लिखो, 2 लिखो कम से कम यहाँ पर। ठीक है, तो साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। तो द मर्डर, द मर्डरर और मर्डर, द मर्डरर और मर्डर, ठीक है, दोनों हो सकता है। ऑफ अ होल रेस, ऑफ अ होल रेस यानी कि पूरी किसी प्रजाति, पूरी जाति, और ग्रुप ऑफ पीपल, या ग्रुप में बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। याद रख लोगे, जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, अगर एग्जैक्ट हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? नर संहार, यानी कि एक ही साथ बहुत सारी संख्या में लोगों की हत्या कर देना, या तो वो सारे किसी स्पेसिफिक एक ही रेस के हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, या नॉर्मल एक लोगों का ग्रुप है और एक साथ हत्या। जैसे छोड़ो, बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, है ना, बोलने से क्या फायदा, पता चले इस वीडियो पे रिपोर्ट लग गई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, इस क्लिप को काट काट के लोग अलग अलग मीडिया पे डालने लगे, अलग अलग पेजेस पे डालने लगे, मेरे पास कहीं से कोई अल्टीमेटम आ जाए, कोई नोटिस आ जाए, हम तो भैया छोटे आदमी, गरीब आदमी हैं, चुपचाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो, फालतू के पछड़ों में फंसना अपने को नहीं है। लेकिन आप समझ तो गए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मूवी आई थी इसके ऊपर एक, ठीक है, इनडायरेक्ट हिंट दिया मैंने आपको, और अगर क्या क्या समझे वो लिख के बता सकते हो मुझे, है ना। द वर्ल्ड वॉज हॉरिफाइड बाय द जेनोसाइड दैट अकर्ड इन रवांडा इन 1994, रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था उसको देखकर पूरा संसार डर गया था। वेयर एन एस्टिमेटेड 8 लाख, ओ भाई साहब,
8 लाख लोग वर ब्रूटली मैसेकर्ड। मैसेकर का मतलब होता है हत्या करना। देखो लिखा हुआ यहाँ पर एक वर्ड, मैसेकर का मतलब भी क्या होता है? हत्या करना। लिख लेना इस वर्ड को। 8 लाख लोगों को मार दिया गया था बाय हुतू एक्सट्रीमिस्ट्स इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 100 डेज। 100 दिन के अंदर अंदर 8 लाख लोगों को मार दिया गया था। जेनोसाइड था वो, हमारे भारत में भी हुआ था। ठीक है। इनऑडिबल, ऑडियो का मतलब क्या होता है? साउंड। ऑडियो का मतलब क्या होता है? साउंड, है ना? तो इनऑडिबल का मतलब एक ऐसा साउंड जो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। जैसे कि देखो इस पेन को मैं इस बोर्ड पे अगर टैप करूं, देखो टैप तो हो रहा है क्योंकि देखो वहाँ पे बन रहा है, लेकिन क्या टैप का साउंड आपको आ रहा है? मुझे आ रहा है लेकिन आपको नहीं आ रहा, क्योंकि माइक यहाँ पर है तो मेरी वॉइस ले रहा है ना? अब पता नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा होगा। तो ये जो साउंड मैंने भी किया वो आपके लिए क्या था? इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब एक साउंड जिसे सुना न जा सके उसको बोलते हैं इनऑडिबल। ठीक है। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान द स्पीकर्स माइक्रोफोन मैल फंक्शन। मैल फंक्शन का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। मैल फंक्शन का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। ठीक है। देखो जहां पर भी मैल लग जाए, जहां पर भी क्या लग जाए? मैल, MAL, तो समझ जाना वहां पर कुछ बुरी बात है। ठीक है। या फिर कुछ नेगेटिव है, कुछ क्या है? नेगेटिव है, मैल फंक्शन। जैसे कि मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन देखा जाता है। मैल न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब पोषण और मैल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। तो जहां पर भी मैल लगे, जैसे मैल फंक्शन यानी कि फंक्शन का मतलब काम करना, और मैल का मतलब नेगेटिव यानी कि खराब, तो खराब तरीके से काम करना, तो मैल फंक्शन करना। तो जहां पर भी मैल लग जाए। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैल फंक्शन हो गया। ऑल क्लियर? मेकिंग इज वॉइस इनऑडिबल, जिससे उनकी आवाज इनऑडिबल हो गई टू मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, कॉजिंग कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द अटेंडीज। जितने भी अटेंडीज थे, अटेंडीज जो किसी चीज को अटेंड कर रहे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स आते हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, कर रहे हैं, उनको बोलते हैं अटेंडीज। क्या बोलते हैं? अटेंडीज। ठीक है। उनके लिए साउंड क्या हो गई भैया? इनऑडिबल हो गई। ओके। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब देखो, कॉरिजिबल, कॉरिजिबल किससे बना? करेक्ट से, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको करेक्ट करने के एबल नहीं है। इनका मतलब नहीं, आप जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, जो करेक्ट करने के लायक नहीं है, कितना भी सुधार लो उसको, कितना भी करेक्ट कर लो उसको, कितना भी समझा लो, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट करने के एबल नहीं है, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। ठीक है। वन हु के नॉट बी करेक्टेड या वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब सुधार, जो सुधार से परे है, जिसको सुधार नहीं सकते, इनकॉरिजिबल है। ठीक है। डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स, जैसे देखो मुगैम्बो खुश हुआ, है ना? इसको कितना भी सुधार लो तुम, सुधरेगा ये? मानेगा ये बात? नहीं मानेगा ये बात। ठीक है। ना मानना है, ना मानना है। डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स एट इंटरवेंशंस एंड काउंसलिंग, द स्टूडेंट रिमेन्ड इनकॉरिजिबल। कितना भी उसकी काउंसलिंग करा ली गई, कितना भी उसको समझा लिया गया, लेकिन वो इनकॉरिजिबल रहा। कंटिन्यूइंग टू डिसरप्ट क्लास, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना। एंड डिसरिगार्ड स्कूल रूल्स, स्कूल के रूल्स को नहीं मानता था। नो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई सुधार उसके अंदर नजर नहीं आया भाई। ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, आगे आ जाओ। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने, ग्राफियन का क्या मतलब होता है? ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट, टू राइट, और ग्राफर मतलब लिखने वाला। तो देखो यहाँ पर भी क्या है? ग्राफर। यहाँ पर भी क्या है? ग्राफर। तो लेक्सिक से आपको याद करना पड़ेगा, लेक्सिकोग्राफर का मतलब, यानी कि ये तो पता है कुछ लिखने वाला है। क्या लिखने वाला? एक डिक्शनरी लिखने वाला। ठीक है। लेक्सिकोग्राफर, एक डिक्शनरी लिखने वाला। सैमुअल जॉनसन इज रिनोन्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेक्सिकोग्राफर्स इन हिस्ट्री, नोन फॉर हिज pioneering work on a dictionary of the English language, which greatly contributed to standardizing English vocabulary and spelling। मतलब शुरुआत में डिक्शनरी को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो यही थे। इनका नाम क्या था? सैमुअल जॉनसन। क्या नाम था? सैमुअल जॉनसन। ये क्या थे? एक लेक्सिकोग्राफर। क्या थे? एक लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट वर्ड है मर्सेनरी।
आज की क्लास का लास्ट वर्ड है ये, ठीक है, मर्सेनरी। देखो मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। मर्सी का मतलब क्या होता है, दया, है ना। मर्सेनरी कौन होते हैं पहले देख लो, समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी, कोई ऐसा व्यक्ति जो काम कर रहा है, ठीक है, मेयरली फॉर मनी, मात्र पैसे के लिए। कोई देश प्रेम नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, मात्र और मात्र वो किसके लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, ठीक है। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, या तो मनी के लिए या बाकी किसी रिवॉर्ड के लिए, इनाम के लिए, या फिर अ सोल्जर, एक ऐसा सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए लड़ता है। एक सोल्जर होता है देश के लिए लड़ने वाला, लेकिन ये केवल क्या है, पैसे के लिए लड़ने वाला, तो उसको बोलते हैं मर्सेनरी, ठीक है। अब एक आता है जो मर्सेनरीज होते हैं, ऐसे जो सोल्जर होते हैं, क्या उनके अंदर मर्सी देखने को मिलेगी, क्या उनके अंदर दया देखने को मिलेगी, तो उनके अंदर दया नहीं मिलेगी। तो ऐसे याद रखोगे मर्सेनरी। तो मर्सेनरी किससे बना, मर्सी से। मर्सी किस में नहीं होगी, एक ऐसे व्यक्ति में जो पैसे के लिए कोई काम कर रहा है, उसके अंदर कोई दया भाव नहीं होगा, तो मर्सेनरी, ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे, ओके। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, पैसे के लिए मरने वाली सेना, पैसे के लिए मरने वाली सेना, मर्सेनरी, पैसे के लिए मरने वाली सेना, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। या फिर मर्सी दया से याद रख सकते हो, बहुत सारे ट्रिक्स हैं भाई जो आपको आसान लगे। द मर्सेनरी सोल्जर्स, जो मर्सेनरी सोल्जर्स हैं, वर नोन फॉर देयर विलिंगनेस टू फाइट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी भी लड़ाई में लड़ेंगे वो, उनको कोई मतलब नहीं किस देश की है क्या है, एज लॉन्ग एज द प्राइस वॉज राइट, कीमत सही है तो किसी के लिए भी लड़ लेंगे। शोइंग लिटिल लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर कॉज और नेशन, किसी कारण के लिए या किसी भी देश के लिए कोई लॉयल्टी उनकी नहीं होती है, वो केवल केवल और केवल क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट वन वर्ड था। लेकिन आपको पता है कि मैंने आपको जितने भी वन वर्ड कराए, मैंने बीच बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी वन वर्ड कराए, बहुत सारे लिख लिख के भी कराए, तो एक्स्ट्रा ही किया आपने। कहने के लिए 200 टॉप मोस्ट में करा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं 350-400 जो वन वर्ड से मैं कवर कर दूंगा, देखना। अगर आप ईमानदारी से एक एक वन वर्ड को याद करोगे तो आप खुद लास्ट में मुझे बोलोगे कि हाँ सर 350-400 वन वर्ड हमने याद कर लिए मात्र 3 से 4 घंटे की क्लास में। आज की क्लास छोटी है, सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट भी आएगा, और फिर फोर्थ पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्ट्स होंगे। अब आपको ईमानदारी से क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में आपको क्या करना है, ईमानदारी से क्लास आपको कैसी लगी, अपना एक जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो आपको लिख देना है, क्योंकि मैं उसी के सहारे चल रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर ही मैं जिंदा हूँ, आप ऐसा कह लो, ठीक है। और मैं पढ़कर इससे मोटिवेट होता हूँ, ताकि मुझे और एनर्जी मिलती है अगली क्लास तैयार करने की। अभी एक लाइन से आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस मैंने तैयार करी हैं, पता है आपको। वन वर्ड्स की क्लासेस टॉप 200, इडियम्स की क्लासेस टॉप 200, टॉप 200 फ्रेजेस 3 क्लास हो गई, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, और 120 रूल्स जो मैंने बताया था ग्रामर की, उसका भी पार्ट आने वाला है 1-2 दिन में, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी क्लासेस एक लाइन से लगी हुई है, यानी कि पूरी इंग्लिश यहाँ पर फ्री, सब कुछ फ्री। अभी क्लोज टेस्ट की वीडियो डाली थी, 20-25 हज़ार बच्चे देख चुके हैं, कितनी बड़ी बात है। पैरा जंबल की वीडियो डाली थी, 30-40 हज़ार बच्चे देख चुके हैं, कितनी बड़ी बात है। तो कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया, वो कैब भी चल रहा है, ग्रामर की वीडियो भी लाने वाला हूँ, एक ही क्लास के अंदर ग्रामर खत्म कर दूंगा, है ना। तो इतनी मेहनत अगर कर रहा हूँ तो कम से कम मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि आप क्या करो, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि अगली वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, अगर कुछ अच्छा देखते हो तो शेयर किया करो, आपका एक शेयर बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, मेरे को और मेहनत आगे करने के लिए एनर्जी देता है वो। और आपका एक कमेंट पढ़ के मेरा पूरा दिन बन जाता है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, जल्दी इसके पार्ट 2 में और साथ में और भी क्लासेस के साथ हम मिलेंगे इसी चैनल पे। आप लोग पढ़ते रहिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद भाई।